हेलो, मैं सेल्फ हितेश कौशिक और सिविल स्टैप के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हमारी प्रतिबद्ध सीरीज में हम ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसमें आगे बढ़ेंगे। आज ये हमारा इस सीरीज का तीसरा लेक्चर है। GS1 फॉर मेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारी ये सीरीज चल रही है जिसका नाम है प्रतिबद्ध, और हम यहां पर आपको मेंस के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से अवगत करा रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें इन वीडियोस का लिंक, बिकॉज ये सबके लिए बहुत फायदेमंद होने वाले हैं ये सेशंस, क्योंकि हम इसमें मेंस पर्सपेक्टिव से इसको कवर कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स को आसानी होगी। जब भी वो मेंस एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर बहुत आसानी से वो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर पाएंगे। चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी के साथ सवाल पूछ लिया जाए पेपर में तो दे विल बी एबल टू आंसर, बिकॉज कॉन्सेप्ट हम यहां पर क्लियर कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज मैंने जैसा बताया अर्ली ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया पार्ट 3, हमने बंगाल के कॉन्क्वेस्ट के बारे में पढ़ लिया है। आगे चलेंगे और आगे पढ़ेंगे हम किसके बारे में। नेक्स्ट इज कार्नेटिक। वैसे तो कार्नेटिक का इशू पहले शुरू हो गया था बंगाल के कॉन्क्वेस्ट के जो प्रोसेस शुरू हुआ था उससे भी पहले, लेकिन तकरीबन एक ही समय पर दोनों जाकर जो है वो कार्नेटिक और बंगाल दोनों का जो फाइनली आप ये कह लीजिए कि ब्रिटिश फाइनली दे बिकेम विक्टोरियस एट बोथ प्लेसेस। बट कार्नेटिक कन्फ्लिक्ट में आप ये कह सकते हैं कि रीजनल रूलर्स के बजाय ब्रिटिश यहां पर जो कन्फ्लिक्ट में थे they were involved in the conflict with mainly French and some regional rulers were involved as well. कार्नेटिक के इस युद्ध में ऑल्दो वैसे तो अंग्रेजों और फ्रेंच के बीच में लड़ाई थी, बट कुछ रीजनल रूलर्स भी इन्वॉल्व थे। मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये देखिए, एक बार 1750s में जब ब्रिटिश स्टार्टेड गेनिंग टेरिटरीज इन इंडिया, उस समय का आप मैप देख सकते हैं। तो एक्चुअली 1750s के बाद दे स्टार्टेड गेनिंग टेरिटरीज। सबसे पहले बंगाल उनके कब्जे में आया था। बट यहां एक इश्यू आपको समझना होगा कार्नेटिक का। कार्नेटिक में ब्रिटिश और फ्रेंच इन दोनों ने आपस में कुछ लड़ाइयां लड़ी, 3 लड़ाइयां लड़ी कार्नेटिक की। इनको एंग्लो फ्रेंच वॉर्स इन इंडिया भी कहते हैं। और एक सिग्निफिकेंट चीज ये है कि आप ये कह सकते हैं कि वॉर की सिग्निफिकेंस ये है कि इसके बाद फ्रेंच जो है वो फोर्स हो गए कि उसके बाद उन्हें यहां से भारत से अपना सारा कुछ सामान समेट के अपने मिलिट्री जो ठिकाने थे वो भारत से उठाने पड़ गए। ठीक है, तो अभी चर्चा करेंगे। तो पहले एक बार ये मैप देख लो। देखो 1707 वो साल था जब मुगल एम्परर औरंगजेब की डेथ हुई। सीक्वेंस में अगर देखें तो फर्स्ट मुगल एम्परर वाज बाबर, बाबर के बाद अकबर, जहांगीर, उसके बाद फिर शाहजहां, औरंगजेब। पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बादशाह आप याद रख सकते हो BHAJ, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बाबर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़के 1526 में उसने नॉर्थ इंडिया पर कब्जा हासिल किया था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स मुगल्स केप्ट ऑन एक्सपेंडिंग देयर टेरिटरी इन इंडिया, और उसको अपनी पीक पर पहुंचाया औरंगजेब ने, जब औरंगजेब ने नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया, इवन डेक्कन एंड पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया सब कैप्चर कर लिया था। बट औरंगजेब शायद वो सबसे ग्रेटेस्ट रूलर था टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट के मामले में, बट उससे कुछ बड़ी पॉलिटिकल मिस्टेक्स भी हुई थी। और उन पॉलिटिकल मिस्टेक्स में उसने जिस तरीके से मराठा इशू को हैंडल किया था, उसने बहुत सारी रीजनल पावर्स को उभरने का मौका दे दिया था। उसने अपने सारे रिसोर्सेज मराठाओं से लड़ने में खर्च कर दिए थे। ये सारे रीजंस की वजह से फाइनली मुगल्स उस तरीके से मजबूत नहीं रहे जब औरंगजेब की डेथ हुई जितना उनको होना चाहिए था। आफ्टर 1707 एक चीज हुई कि मुगलों का डिक्लाइन शुरू हुआ वहां से, और मराठास का राइज शुरू हुआ। मराठास बिकेम प्रोमिनेंट एंड पावरफुल। मराठा जो सिर्फ मॉडर्न डे महाराष्ट्र और कुछ कर्नाटका के रीजन्स तक सीमित थे, दे स्टार्टेड गेनिंग टेरिटरीज और दे एक्सपेंडेड इनटू सेंट्रल इंडिया। और 1750 आते आते आप देख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया, यहां उड़ीसा कोस्ट तक, गुजरात कोस्ट, ऊपर
पूरा राजस्थान है जिसमें, और मॉडर्न डे महाराष्ट्र, उसके अलावा पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, इधर छत्तीसगढ़, ये सब आप देख रहे हो, ये पूरा टेरिटरी मराठा एम्पायर बन गया 1750 तक आते आते। ठीक है, रीजन बिकॉज ऑल दीज टेरिटरीज वर अंडर द कंट्रोल ऑफ मुगल्स बट दे वर कैप्चर्ड बाय मराठास इन दीज ईयर्स। ठीक है, तो मराठास ने ये किया था। मुगल जैसे जैसे डिक्लाइन हो रहा था उसमें पहले तो कई सारे अलग अलग यूनिट्स बन जाते हैं, यानी कि फर्स्ट जो यूनिट थी जो इस डिसइंटीग्रेशन में, वो थे मुगलों के अंडर आने वाले खुद के नवाब। नवाब जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे नवाब थे जो डायरेक्टली मुगलों के अंडर आते थे, जैसे रोहिलखंड के नवाब, अवध के नवाब, बंगाल के नवाब, उसके अलावा हैदराबाद के नवाब कह सकते हैं, या उनका जो फैमिली टाइटल था निजाम। ठीक है, तो ये सारे जो रीजन्स थे यहां पर, उसके अलावा कुर्नूल, कुदपा और कार्नेटिक। ठीक है, तो यहां पर कुर्नूल, कुदपा, कार्नेटिक, हैदराबाद, अवध, बंगाल और रोहिलखंड। रोहिलखंड मॉडर्न डे जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के रीजन है वहां पर रोहिलखंड हुआ करता था, बरेली और आसपास के इलाके। अवध जो मॉडर्न डे उत्तर प्रदेश के रीजन है वहां अवध था, और बंगाल बिहार तक फैला हुआ एक बड़ा सूबा था। यहां सब जगहों पर मुगलों के बिठाए हुए नवाब बैठे हुए थे। साथ ही में हैदराबाद, हैदराबाद में निजाम का राज था। निजाम एक्चुअली वैसे तो नवाब ही होते थे बट उनका फैमिली टाइटल निजाम था। उसके अलावा यहां पर स्टेट कुर्नूल, कुदपा, और यहां एक बड़ा स्टेट और नीचे साउथ में कार्नेटिक। ठीक है, तो ये सब मुगल सूबे थे। बट प्रॉब्लम ये थी कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब धीरे धीरे करके ये सब मुगलों की जो सेंट्रल उनका जो एम्पायर था उसकी पकड़ से बाहर चले गए थे। तो मुगल बहुत कम पावर उनकी रह गई थी। दे वर एक्सट्रैक्टिंग रिसोर्सेज ओनली फ्रॉम देयर सराउंडिंग टेरिटरीज इन दिल्ली एंड सराउंडिंग। तो दिल्ली और आसपास के ही इलाकों से वो रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, यानी कि टैक्सेस कलेक्ट कर पा रहे थे। ना ही रोहिलखंड, अवध, बंगाल, हैदराबाद, कुर्नूल, कुदपा, कार्नेटिक सब ऐसे उनसे अलग हो गए थे कि नोबडी वाज गिविंग शेयर ऑफ टैक्सेस टू मुगल्स, तो जिसकी वजह से मुगल बहुत कमजोर थे। उसके अलावा एक बड़ी पावर बनके, जैसा मैंने बताया, मराठास तो उभरे ही थे, दे वर अ थ्रेट टू मुगल्स, और मुगलों की जो टेरिटरी लॉस हुआ था उस पर कैपिटलाइज मराठाओं ने किया था। उसके अलावा अगर पंजाब में आप देखें तो इंडिपेंडेंटली 6 वर गेनिंग कंट्रोल ऑफ टेरिटरीज इन पंजाब। ठीक है, तो सिख यहां पे ताकतवर हो गए थे। सम टेरिटरीज अराउंड दिल्ली वर कैप्चर्ड बाय जाट्स। ठीक है, तो ये यहां पर मैसूर भी एक रियासत थी, मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहां पर मैसूर भी एक रियासत थी। ठीक है, तो यहां मैसूर था, यहां पर आप देख ले जाट थे, ये सिख। उसके अलावा यहां राजस्थान के रजवाड़े, राजपूत। ठीक है, तो ये भी इस रीजन में थे, बट ये सारे राजपूत दे वर फोर्स्ड टू गिव टैक्सेस टू मराठा, तो ये मराठा के अंडर चले गए थे सारे। तो यानी राजपूत टेरिटरीज जो थी वो सब मराठाओं को टैक्सेस दे रही थी, तो दे बिकेम सबऑर्डिनेट टू मराठा। बट इंडिपेंडेंट बचे थे कौन? सिख इंडिपेंडेंट बचे थे। यहां पर आप कह सकते हैं जाट्स और इंडिपेंडेंट टू एन एक्सटेंट। उसके अलावा मैसूर वाज इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो मैसूर यहां इंडिपेंडेंट था। तो ये कुछ इंडिपेंडेंट टेरिटरीज तो कम बची थी, और बाकी मुगल नवाब दे आल्सो डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस, तो मुगल नवाब भी इंडिपेंडेंट ही आप कह सकते हो, और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर मराठास थे, दे वर चैलेंजिंग मुगल्स। ठीक है, तो ये सिचुएशन थी 1750 आते आते। अब यहां पर मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं। यहां पर जो कार्नेटिक का इशू है, इसमें इन्वॉल्व थी 2 स्टेट्स, हैदराबाद और कार्नेटिक। मैं यहां पे एक बार पहले आपको मैप में दिखा दूं, हैदराबाद और कार्नेटिक आपको दोनों देख लेने चाहिए। ये हैदराबाद है यहां मार्क्ड टेरिटरी, और ये यहां पर मार्क्ड है कार्नेटिक। एक बात समझिए कि 1707 के बाद आफ्टर औरंगजेब्स डेथ, हैदराबाद बिकेम वेरी पावरफुल मुगल सूबा या मुगल गवर्नरेट। ठीक है, तो ये बन गया था आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब। एंड
जो मुगल एम्परर थे दिल्ली में, उनको डर लगने लगा था जिस तरीके से हैदराबाद की पावर बढ़ी थी। हैदराबाद वॉज वेरी क्लोज टू मराठास, ठीक है। तो मराठा यहां पर अगर थे उस समय पर, तो मराठास के सबसे क्लोज अगर कोई मुगल सूबा था, दैट वॉज हैदराबाद। बट हैदराबाद वॉज फियरलेस, हैदराबाद वॉज स्ट्रॉन्ग। मराठास इतनी पावरफुल हो जाने के बाद भी कभी भी वो हैदराबाद को कोई बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा नहीं पाए थे, ठीक है। हैदराबाद में निजाम रूल करते थे। निजामुल मुल्क असफ जा टू, उन्होंने गद्दी संभाली थी 1724 में और 1748 तक राज किया। और इस दौरान उन्होंने मराठाओं से भी कई बार उनका डिस्प्यूट हुआ, लेकिन उनको मुगल बादशाह की तरफ से एक परमिशन मिली थी। मुगल बादशाह की तरफ से, अगर आप साउथ में जो मुगलों के सूबे थे, यहां पे देखिए कुरनूल, कुदपा और कार्नेटिक, ये और ये, इन सब से टैक्स कलेक्शन के अधिकार मिल गए थे। तो यानी मैं आपको बता दूं, एक बार आपको यहां पे मार्क करके भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ये मैंने एक मार्क किया कुदपा, यहां कुरनूल, ठीक है। उसके अलावा ये कार्नेटिक, ये तीन सूबे, इन तीन सूबे बिकॉज दे वर डाउन साउथ, और मुगल एम्परर को लगा कि इन सभी का इंचार्ज बना देते हैं हैदराबाद के निजाम, बिकॉज निजाम ऑफ हैदराबाद वॉज वेरी पावरफुल। और ये कुछ ऐसा ही था जैसे आप सबसे शरारती बच्चे को क्लास में मॉनिटर बना दें, इसी तरीके से हैदराबाद के निजाम को ये ताकत दे दी गई और उनको कहा गया कि यू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम अदर मुगल सूबाज ऑफ साउथ इंडिया। कर लिया गया, बट कुछ समय तो उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया, लेकिन 1725 ऑनवर्ड्स निजाम कलेक्टेड द टैक्स बट डिड नॉट पेड इट टू मुगल एम्परर। तो उसने कलेक्ट तो किया, उसको टास्क ये दिया था आप कलेक्ट करो, अपना एक हिस्सा रखो और बाकी मुगल एम्परर को दिल्ली जमा करा दीजिए। बट ऐसा हुआ नहीं, लालच आ गया बीच में निजाम को, और उसे पता था कि आई एम पावरफुल इनफ, तो उसने मुगल एम्परर को टैक्सेस में से हिस्सा देना बंद कर दिया और यहीं से डिस्प्यूट शुरू हुआ। मुगल एम्परर ने इसके बाद फोर्सफुली जो है निजाम को हटाने की कोशिश की, उनके खिलाफ एक बैटल भी छेड़ी, बट निजाम ने मुगल एम्परर की फौज को डिफीट कर दिया, ठीक है। और उसके बाद मुगल्स वर रिस्ट्रिक्टेड टू नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया के सारे मुगल सूबों से टैक्स कलेक्ट करने लगा निजाम ऑफ हैदराबाद, और उनके ऊपर ओवरलॉर्ड बन के भी बैठ गया। मतलब आप ये देख सकते हो, मैं मार्क कर देता हूं, टेरिटरी 1, टेरिटरी 2 और ये टेरिटरी 3, इन तीनों से कुरनूल, कुदपा एंड कार्नेटिक, इन तीनों से टैक्सेस कलेक्ट करने लगे। कौन? इन तीनों से टैक्सेस कलेक्ट करने लगे हैदराबाद के निजाम, ठीक है। और तीनों को अपने सबऑर्डिनेट भी बना लिया, तीनों का ओवरलॉर्ड भी बन के बैठ गया, ठीक है। तो निजामुल मुल्क असफ जा, इन्होंने 1724 से लेके 1748 तक रूल किया, ठीक है। अब ये मैंने आपको यहां पे बता दिया। नेक्स्ट इज, अगर हम यहां पे देखें सिमिलरली कार्नेटिक में क्या सिचुएशन थी, कार्नेटिक में देखते हैं। इन कार्नेटिक नवाब सादतुल्ला खान वाज द नवाब टिल 1742, 1731 से लेके 1742 तक नवाब सादतुल्ला खान वाज नवाब ऑफ कार्नेटिक, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड he was under the lordship of निजामुल मुल्क असफ जा ऑफ हैदराबाद। तो हैदराबाद के निजाम जो थे उनके हाथ के अंदर रहना पड़ता था, यानी कि ओवरलॉर्डशिप जो है वो निजाम की थी। नवाब डाइड इन 1742, नवाब की डेथ हो गई 1742 में। आफ्टर दिस इवेंट सादतुल्ला खान अपॉइंटेड हिज सन एज हिज सक्सेसर, दोस्त अली खान को उन्होंने अपना सक्सेसर बनाया, ठीक है। एक बात समझ लीजिए, ही अपॉइंटेड दोस्त अली खान एज हिज सक्सेसर। बट मराठास भी मुगलों से उनके सूबे छीनने निकले थे, और दिल्ली में बैठे मुगल एम्परर पर
हमला कर करके उन्होंने इतना दबाव बना दिया मराठाओं ने कि उनसे परमिशन ले ली कि साउथ इंडिया में जितने भी मुगल सूबे हैं उनसे टैक्स जो है वो कलेक्ट करेंगे मराठास। यानी कि कुर्नूल, कुदपा और कार्नेटिक, इन तीनों छोटे स्टेट से टैक्स कलेक्ट करेंगे मराठास। और मुगल एम्परर मोहम्मद शाह रंगीला ने 1724 में जहां ये परमिशन पहले तो दी थी निजाम ऑफ हैदराबाद को, बाद में दिस परमिशन वाज आल्सो गिवन टू मराठा, तो दोनों को दे दिया। अब दोनों को कहा कि यू कैन कलेक्ट टैक्सेस, बट अब ये क्यों था? क्योंकि निजाम रिबेलियस हो चुका था एंड मराठास भी उनके लिए कोई फेवरेबल तो थे नहीं। तो मुगल एम्परर वांटेड कि वो आपस में क्वारल करना शुरू कर दे, आपस में उनके डिस्प्यूट हो जाए, और यही हुआ, उनके डिस्प्यूट आपस में शुरू हुए। मराठास ने कार्नेटिक में जाकर एग्रेसिवली टैक्स कलेक्शन की कोशिश की, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ निजाम, नवाब ऑफ कार्नेटिक डिड नॉट पेड देम एनी अमाउंट। तो कार्नेटिक के नवाब जो थे, जो नए बने थे 1742 में, दोस्त अली खान, इन्होंने मराठाओं को कोई अमाउंट नहीं दिया। मराठास ने इन पर अटैक किया एंड दोस्त अली वाज किडनैप्ड बाय मराठास। देन दोस्त अली जो थे वो उनको मराठा किडनैप करके ले गए, तो इनको कैप्टिव बना के रख लिया। निजामुल मुल्क आसफ जाह, अब देखते हैं कि कार्नेटिक इज वेकेंट, कार्नेटिक में कोई नवाब नहीं है। उन्होंने जिसको बिठाया था नवाब सादतुल्लाह खान, उन्होंने अपना सक्सेसर चुना था, पर इसको ही वाज किडनैप्ड, तो ये सक्सेसर दोस्त अली खान वाज किडनैप्ड। देन निजामुल मुल्क आसफ जाह अपॉइंटेड अ पर्सन अनवरुद्दीन खान, और निजामुल मुल्क आसफ जाह ने कहा कि वैसे भी दोस्त अली खान वाज नॉट अपॉइंटेड बाय मी, और दोस्त अली खान लीगल सक्सेसर बनता भी नहीं, क्योंकि मैं हूं ओवरलॉर्ड कार्नेटिक का। I will decide who will become the next Nawab. So I am appointing Anwaruddin Khan as next Nawab. तो उन्होंने कार्नेटिक का नेक्स्ट नवाब अपॉइंट कर दिया अपनी तरफ से अनवरुद्दीन खान को। तो ये हो गया। अब he is made captive. दोस्त अली खान was made captive by मराठास। मराठास को रियलाइज हुआ कि कार्नेटिक is still not paying taxes और कोई फायदा नहीं है दोस्त अली खान को कैप्टिव बनाने से, तो उन्होंने दोस्त अली खान को रिलीज कर दिया। दोस्त अली खान वाज रिलीज्ड, और दोस्त अली खान रिलीज तो हो गए, बट एक प्रॉब्लम, उनकी हेल्थ, क्योंकि वो मराठाओं की कैद में रहे थे, ही वाज नॉट वेल, कुछ ही दिनों बाद उनकी डेथ हो गई। बट बिफोर हिज डेथ ही अपॉइंटेड हिज सक्सेसर, हिज सन इन लॉ चंदा साहिब। तो उन्होंने अपना सक्सेसर अपॉइंट कर दिया कार्नेटिक के नवाबशिप के लिए चंदा साहिब। ठीक है, तो कार्नेटिक की नवाबशिप के लिए उन्होंने चंदा साहिब को अपना सक्सेसर अपॉइंट कर दिया। बट अभी भी अनवरुद्दीन खान वाज द नवाब ऑफ कार्नेटिक। जो कार्नेटिक के किले थे वो उनके कंट्रोल में थे, एडमिनिस्ट्रेशन था वो उनके कंट्रोल में था। बट फिर यहां से कुछ डिस्प्यूट शुरू होते हैं। तो ये जो मैंने आपको पहले बैकग्राउंड कंडीशन समझाई, आई थिंक आपको समझ आई होंगी। अब इसके आगे मैं बढ़ता हूं हैदराबाद की तरफ। ठीक है, अब यहां हैदराबाद की तरफ देखें। हैदराबाद में निजामुल मुल्क आसफ जाह, जैसा मैंने बताया था 1724 से लेकर 1748 तक ये नवाब थे, निजाम थे। एक्चुअली नवाब थे जिनका टाइटल निजाम था। ठीक है, बट ये साउथ के जितने भी मुगल सूबे थे उनके ओवरलॉर्ड भी बन गए थे, और इन्होंने नॉर्थ इंडिया में बैठे मुगल बादशाह से अपने कनेक्शंस भी तोड़ लिए थे। बट 1748 में जब इनकी डेथ हुई, आफ्टर दैट इनके दो फैमिली मेंबर्स आपस में क्वारल करने लगे, मतलब डिस्प्यूट करने लगे, और नासिर जंग 1748 में वो दावेदारी पेश कर रहे थे नेक्स्ट निजाम बनने की, और मुजफ्फर जंग भी। यहां पर ब्रिटिश एंड फ्रेंच गॉट इन्वॉल्व्ड इन दिस अफेयर, और नासिर जंग वाज सपोर्टेड बाय ब्रिटिश एंड मुजफ्फर जंग वाज सपोर्टेड बाय फ्रेंच। अब मैं थोड़ा सा आपको ले चलता हूं कार्नेटिक वॉर्स के बारे में समझने के लिए। इसके लिए पहले आप फर्स्ट कार्नेटिक वॉर पे चलें और इस इवेंट को थोड़ा सा बारीकी से समझ लेते हैं। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर 1740 से 48 के बीच में हुई। एक्चुअली ये लड़ाई बड़े स्केल पे इट स्टार्टेड इन 1746,
माइनर स्कर्मिशेस हुई 1740 से 46 तक। 1746 में द वॉर ग्रू ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। पर पहले समझते हैं 1740 से 1748 तक क्या हुआ। सबसे पहले 1740 में यूरोप में एक वॉर शुरू हुई। इस वॉर को कहा जाता है द वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, ठीक है। तो ये लड़ाई शुरू हुई थी। जैसे ही वहां पे लड़ाई शुरू हुई, कुछ ही महीने बाद द वॉर गॉट रेप्लिकेटेड इन इंडिया। मतलब जो यूरोप में फ्रेंच एंड ब्रिटेन वर फाइटिंग ईच अदर, एक दूसरे पे हमला कर रहे थे, क्योंकि ऑस्ट्रिया पे कब्जे को लेकर दो राइवल ग्रुप्स में बट गए थे बोथ द कंट्रीज। और वही लड़ाई उन्होंने इंडिया में भी शुरू कर दी, रेप्लिकेट कर दिया इंडिया में भी, व्हेन ब्रिटिश स्टार्टेड अटैकिंग फ्रेंच इन इंडिया, ठीक है। तो ब्रिटिश ने फ्रेंच पर हमला करना शुरू कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो यानी कि द एक्चुअल वॉर स्टार्टेड इन यूरोप वेयर ब्रिटेन एंड फ्रांस वर एंगेजिंग ईच अदर। बट होता क्या है कि ब्रिटिश ने यहां पे मौका देखा और उन्होंने फ्रेंच के ऊपर इंडिया में भी हमला कर दिया। वही वॉर जो यूरोप की थी वो यहां रेप्लिकेट होने लगी। फ्रेंच वर ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दे रिटेलिएटेड बैक। तो फ्रेंच भी भारत में मजबूत थे, उन्होंने रिटेलिएट किया। ब्रिटिश ने शायद कुछ अज्यूम करने में गलती की थी। ब्रिटिश को लगा कि फ्रेंच के पास इंडिया में कोई बड़ी नेवी तो है नहीं, सो वी कैन डिफीट देम इजीली इन इंडिया। तो उन्होंने उन पे हमला कर दिया था। बट फ्रेंच ने इंडियन ओशन में मॉरिशियस से अपनी रिजर्व्ड आर्मीज को बुला लिया और उनके दम पर दे स्टार्टेड अटैकिंग ब्रिटिश। और उन्होंने आके मॉरिशियस से उन आर्म्स की वजह से साउथ इंडिया में मौजूद अंग्रेजों का जो किला था, जो सबसे इंपॉर्टेंट उनका ठिकाना था, फोर्ट सेंट जॉर्ज, उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये जब घटना हुई तो इसके बाद ब्रिटिश स्टार्टेड पैनिकिंग, क्योंकि उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो कोस्टल टाउन था साउथ इंडिया में, दैट वाज मद्रास, और वहां पर किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज, इसको कैप्चर कर लिया था। अब ये जो वहां पर उस समय पे नवाब थे, नवाब अनवरुद्दीन खान। ये अभी अगर आप देखें तो मैंने अभी आपको बताया था कि कार्नेटिक में 1742 में डेथ हुई थी, किसकी? 1742 में नवाब की, नवाब सादतुल्ला खान की। देन ही अपॉइंटेड द सक्सेसर दोस्त अली खान, बट दोस्त अली खान वाज किडनैप्ड बाय मराठास। देन निजामुल मुल्क जो हैदराबाद के निजाम थे, इन्होंने कहा कि मैंने तो नवाब सादतुल्ला खान के बाद किसी को सक्सेसर अपॉइंट नहीं किया था, ये इलीगली बैठे थे गद्दी पे, तो आई एम अपॉइंटिंग नवाब अनवरुद्दीन खान। तो इस समय पर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन 1745 नवाब ऑफ कार्नेटिक वाज अनवरुद्दीन खान। जब ब्रिटिश इनके पास पहुंचे, कार्नेटिक के नवाब के पास, और कहने लगे कि वी नीड योर हेल्प, हमें आपकी मदद की जरूरत है, बिकॉज वी नीड मद्रास बैक, तो इसीलिए आप हमारी मदद करो। अनवरुद्दीन खान ने ब्रिटिश का फेवर करने का फैसला लिया और वो उनके बिहाफ पे फ्रेंच से लड़ने के लिए मद्रास जाते हैं, ताकि मद्रास को फ्रेंच से छीने एंड दे कैन गिव इट बैक टू ब्रिटिश। तो ये प्लान बना। अब अनवरुद्दीन खान वहां पर पहुंचे और he started attacking Madras. So next was he started attacking Madras. ठीक है, अनवरुद्दीन खान साइडेड विद, ठीक है, अनवरुद्दीन खान साइडेड विद ब्रिटिश एंड ट्राइड टू कैप्चर मद्रास। बट हीरोइकली एक स्मॉल फ्रेंच आर्मी ने उनको डिफीट कर दिया और उन्हें पीछे धकेल दिया, रिपल्स कर दिया। तो ये तो कमाल हो गया। फ्रेंच आर्मी वॉज एबल टू सिक्योर मद्रास। अभी भी मद्रास वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्रेंच आर्मी। देन ब्रिटिश थोड़ा सा रेस्टलेस हो गए। इस समय तक 1748 आ गया था और यूरोप में जो एक समझौता हो गया। यूरोप में जो लड़ाई थी, ब्रिटेन एंड फ्रांस वर फाइटिंग ईच अदर, उसका ही निपटारा हो गया, सॉल्यूशन हो गया। फाइनली in 1748 both sides agreed for a ceasefire, कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे। और वहां पर एक ट्रीटी हुई जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल। ये यूरोप में हुई थी ट्रीटी,
ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल, एंड द वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच स्टॉप फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये खत्म हो गई और एक अग्रीमेंट हुआ। अग्रीमेंट ये हुआ इस ट्रीटी में, टर्म्स ऑफ द ट्रीटी सेड दैट मद्रास विल बी गिवन बैक टू ब्रिटिश एंड फ्रेंच विल गेट देयर लुइसबर्ग इन नॉर्थ अमेरिका। यानी कि कुछ रीजन्स थे जो फ्रांस के थे, अंग्रेजों ने नॉर्थ अमेरिका में कब्जा लिए थे लुइसबर्ग, तो उन्होंने कहा वो हम तुम्हें वापस दे देंगे। और अंग्रेजों का मद्रास था इंडिया में, वो फ्रेंच ने कब्जा लिया था, उन्होंने कहा वो हम तुम्हें वापस दे देंगे। और इस तरीके से दोनों ने ट्रीटी ऑफ एक्सला-चैपल करके अपने डिस्प्यूट सॉल्व कर लिए। और एंड इन 1749 फाइनली आफ्टर फ्यू मंथ्स ऑफ द वॉर मद्रास वाज रिस्टोर्ड टू ब्रिटिश। तो ब्रिटिश को मद्रास मिल गया। बट यहां पे एक चीज हुई कि जो हैदराबाद के निजाम ने जो कर्नाटक का नवाब अपॉइंट किया था अनवरुद्दीन खान, उसने ब्रिटिश का सपोर्ट किया और उसने फ्रेंच से दुश्मनी ले ली, फ्रेंच से दुश्मनी ले ली। अब एक बात देखो, मैं यहां पे आपको आगे बताता हूं। अब सिग्निफिकेंस देखते हैं फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की। सिंपली देखो, मिलिट्री सिग्निफिकेंस देखें तो इस वॉर ने यूरोपियन ट्रूप्स की सुपीरियरिटी को एस्टैब्लिश कर दिया था। यानी कि इसमें दिखने लगा था कि यूरोपियन ट्रूप्स आर फार सुपीरियर देन इंडियन ट्रूप्स बिकॉज अ स्मॉल फ्रेंच आर्मी डिफीटेड नवाब अनवरुद्दीन खान आर्मी। और ये एक और बात बताऊं आपको, दिस वाज द अर्लीस्ट ऑफ द इवेंट्स where any Indian ruler was fighting British troops, or sorry, Indian ruler was fighting European troops। मतलब किसी भी यूरोपियन ट्रूप्स का किसी इंडियन रूलर के साथ ये सामना हो रहा था, और ये बहुत शुरुआत का था, इससे पहले कोई ना के बराबर ही कंफ्लिक्ट्स हुए थे। ठीक है, दिस वाज अ बिग कंफ्लिक्ट वेयर एन इंडियन रूलर वाज फाइटिंग फुल फ्लेज्ड वॉर अगेंस्ट अ यूरोपियन एक आर्मी। ठीक है, तो बट यूरोपियन ट्रूप्स वर फार सुपीरियर, ये दिख गया वहां पे। ठीक है, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में देखें तो फ्रेंच हैड अ गवर्नर इन इंडिया जिनका नाम था डुप्लिएक्स। डुप्लिएक्स यहां पे ये समझ गया कि भाई कि उसकी फौज इज वेरी डिसिप्लिन, हिज आर्मी इज वेरी डिसिप्लिन एंड इट इज नॉट इजी टू डिफीट हिज आर्मी एंड ही कैन यूज हिज आर्मी एज अ टूल। उसने सोचा कि मैं अपनी आर्मी को एक टूल की तरह इस्तेमाल करूंगा। आई विल ऑफर ट्रूप्स टू डिफरेंट रूलर्स एंड बाय ऑफरिंग माय ट्रूप्स आई विल एंटर देयर लोकल डिस्प्यूट्स। ठीक है, तो मकसद ये था कि उनकी टेरिटरी जो है बेसिकली वो करेगा क्या कि अपनी फौज को दूसरों को देगा और लोकल डिस्प्यूट्स में एंटर करेगा एंड समहाउ विल ट्राई टू गेन टेरिटरीज आउट ऑफ इट। ऑल्दो ये आगे चल के मकसद बना, बट ये मकसद ये बन गया इवेंचुअली कि भाई अगर कुछ हमारे हाथ आ गया कोई भी टेरिटरी, देन इट इज बोनस। अगर नहीं आया तो द वॉर इज नॉट हैपनिंग ऑन आवर लैंड, तो हमारी जमीनों पर तो युद्ध हो नहीं रहा, हमारा कुछ जाएगा नहीं, बट अगर कुछ भी आ गया दैट विल बी अ बोनस। ये उन्होंने समझ लिया था। तो यानी कि डुप्लिएक्स को यहां से ये समझ में आ गया कि मैं लोकल अफेयर्स में इंटरवीन कर सकता हूं एंड आई कैन ऑफर माय आर्मी टू इंडियन रूलर्स। सो यहां से डोर्स ऑफ यूरोपियन इंटरवेंशन ओपन इन इंडिया। ठीक है, तो यूरोपियंस को लगने लगा कि हम लोकल डिस्प्यूट्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो दिस वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। एंड एक और चीज यहां पे देखें कि फ्रेंच was infuriated from नवाब ऑफ कार्नेटिक अनवरुद्दीन खान, और वो उससे बदला लेने का रास्ता। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंड कार्नेटिक वॉर। अब एक्चुअली जो मैंने आपको शुरू में कार्नेटिक और हैदराबाद बताया था, उनके रूलर्स कैसे इन्वॉल्व हुए वो सेकेंड कार्नेटिक वॉर। फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो हुई इसमें ब्रिटिश एंड फ्रेंच फॉट अगेंस्ट ईच अदर, बट जो रीजन वो डेवलप हुआ था वो डेवलप तो यूरोप में हुआ था। वही वॉर यहां पर उन्होंने लड़नी शुरू कर दी थी जब ब्रिटिश ने जबरदस्ती फ्रेंच पे हमला किया था। बट दिस टाइम देयर वर लोकल डिस्प्यूट्स इन हैदराबाद एंड कार्नेटिक।
1742 में कार्नेटिक के नवाब की डेथ हुई थी और 1748 में हैदराबाद के निजाम की डेथ हुई थी, और दोनों ही जगह सक्सेशन डिस्प्यूट चल पड़ा था कि नेक्स्ट, जैसे कार्नेटिक में हु विल बी नेक्स्ट नवाब एंड हैदराबाद में हु विल बी नेक्स्ट निजाम, जो मैंने अभी आपको दिखाया था। ठीक है, देन अब देखते हैं आगे क्या। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं कि इन दिस वॉर 1749 टू 1754 इन अर्ली इवेंट्स ऑफ द वॉर फ्रेंच वर गेटिंग होल्ड ऑफ द ग्राउंड्स, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ज्यादातर लड़ाइयां फ्रेंच जीत रहे थे। फ्रेंच ने एक बहुत बड़ा टास्क जो है वो कर दिया था। फ्रेंच ने क्या किया, मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं एक एक करके। इन सेकेंड कार्नेटिक वॉर फ्रेंच ने चंदा साहब को अपने साथ लिया, जो जिसको चाहते थे वो कि ही शुड बिकम नवाब। क्यों? क्योंकि अनवरुद्दीन खान तो उनका पक्का दुश्मन था ही। अनवरुद्दीन खान ने अंग्रेजों के बिहाफ पे मद्रास को छीनने की कोशिश की थी फ्रेंच से, तो फ्रेंच ने उसके राइवल कैंडिडेट को अपना कैंडिडेट बना लिया कि ये होना चाहिए नवाब ऑफ कार्नेटिक, और इसको अपने साथ में लिया। साथ ही में उन्होंने अपने साथ लिया मुजफ्फर जंग को भी। ये मुजफ्फर जंग ये निजाम की गद्दी के जो है एक कंटेस्टेंट थे आफ्टर द डेथ ऑफ निजाम उल मुल्क असफजा, तो इनको भी अपने साथ में ले लिया। तो अब उनके साथ उनका जो कैंडिडेट है जिसको वो निजाम बनाना चाहते हैं वो मुजफ्फर जंग है, और यहां पे वो जिसको नवाब बनाना चाहते हैं वो चंदा साहिब है। इनके साथ इन्होंने एक हमला कर दिया, किस पे? अनवरुद्दीन खान पे, और अनवरुद्दीन खान को जान से मार डाला। फ्रेंच फोर्सेस अलोंग विद द कैंडिडेट मुजफ्फर जंग फॉर निजामशिप, उनको अपने साथ लिया। चंदा साहिब फॉर नवाबशिप ऑफ कार्नेटिक, उनको अपने साथ लिया, और जाके हमला कर दिया तीनों ने मिलके अनवरुद्दीन खान पे, एंड दे किल्ड हिम। अब ये नहीं रहा, बट हिज सन मोहम्मद अली खान सर्वाइव्ड एंड वेंट टू फॉरेस्ट, तो वो किसी तरीके से जान बचा के फॉरेस्ट चला गया। अब चंदा साहिब कार्नेटिक के नवाब बन गए इन 1749। ठीक है, 1749 में लड़ाई शुरू हुई थी, और शुरू होते ही चंदा साहिब वाज नवाब सेकेंड कार्नेटिक वॉर की शुरुआत में। ठीक है, बट ब्रिटिश कॉन्टैक्टेड दिस गाय मोहम्मद अली खान कि तुम हमारे जो है वो काम के व्यक्ति हो और हम तुम्हें वापस से पावर में लाएंगे, तो इनसे कांटेक्ट कर लिया उन्होंने। ठीक है जी। अब यहां क्या हुआ, यहां ये मुजफ्फर जंग ये कैंडिडेट था। फ्रेंच ने मुजफ्फर जंग को साथ में लेके और चंदा साहिब को साथ में लेके हैदराबाद पे भी अटैक कर दिया, और यहां पे जाके ब्रिटिश के कैंडिडेट नसीर जंग को भी मार डाला। यानी शुरुआती लड़ाई में कार्नेटिक में भी और हैदराबाद में भी दोनों जगह फ्रेंच ने अपने फेवर के कैंडिडेट्स को बिठा दिया। तो फ्रेंच फेवर्ड मुजफ्फर जंग 1751 में यह बन चुका है निजाम, और 1749 में ही चंदा साहिब बन गए थे कार्नेटिक के नवाब। बट यानी कि मिडवे ऑफ द वॉर 1749 से 1754 तक चली थी, 1751 तक फ्रेंच वर कंट्रोलिंग दिस वॉर एंड दे वर having upper hand, dominant hand in this war. But after that Robert Clive came into the scene. Robert Clive एक ब्रिटिश ऑफिसर, उनको यह टास्क दिया गया कि आपको कार्नेटिक में सिचुएशन बदलनी है, और वो कार्नेटिक पहुंचे विद अ टास्क टू डिफीट चंदा साहिब। उन्होंने कुरनूल और कुदपा के नवाबों को अपने साथ लिया, और चंदा साहिब के अगेंस्ट एक कैंपेन के तहत वो उन पर हमला करने पहुंचे। चंदा साहिब कार्नेटिक की कैपिटल आरकोट के किले में बैठे हुए थे, उनको आके घेराबंदी उनके ऊपर कर दी गई, और
फाइनली आफ्टर फ्यू मंथ्स चंदा साहिब हैड टू सरेंडर। चंदा साहिब को कुरनूल कुदपा के नवाबों को सौंप दिया गया एंड ही वाज किल्ड बाय देम। तो 1752 तक चंदा साहिब वाज किल्ड एंड मोहम्मद अली खान वाज इंस्टॉल्ड बाय ब्रिटिश एज देयर सक्सेसर। अब बाजी पलट चुकी थी कम से कम एक जगह। हैदराबाद में अगर उनका कैंडिडेट नहीं था तो कम से कम कार्नेटिक में तो आ ही गया था। और दिस वाज ऑल ड्यू टू द ब्रेन ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। उसने ही सारे रास्ते ब्लॉक किए थे जहां से फ्रेंच हेल्प के लिए आ सकते थे चंदा साहिब की, उनको नहीं आने दिया और उसने सीज डाल के चंदा साहिब को घेर के रखा। चंदा साहिब वाज फोर्स्ड टू सरेंडर फाइनली और फिर उनको उनके दुश्मनों के हवाले करके, जो लोकल डिस्प्यूट थे उनके छोटे मोटे, उनके हवाले करके और अपने व्यक्ति को नवाब की गद्दी पे बिठा दिया। फाइनली इन 1754 द वॉर हॉल्टेड। वॉर खत्म हुई। उसके पीछे का रीजन था क्योंकि फ्रेंच वर नॉट हैविंग द सिचुएशन टू कीप ऑन फाइटिंग विद ब्रिटिश, बिकॉज उनके जो रिसोर्सेज थे उन्हें लग रहा था कि वो कम हो गए, अब वो लगातार लड़ाई नहीं कर सकते। उन्हें यह भी लगने लगा था कि अभी तो हमारे हाथ से कार्नेटिक गया है, नेक्स्ट हैदराबाद हो सकता है जो हमारे हाथ से निकल जाए। जहां वॉर शुरू हुई थी और शुरू में ही दोनों जगह एडवांटेज ले लिया था फ्रेंच ने, लेकिन वॉर खत्म होते होते कार्नेटिक से उनका जो कंट्रोल है वो चला गया। ठीक है, एंड फ्रेंच मेड अ ट्रीटी विद ब्रिटिश कॉल्ड ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। एक चीज और हुई कि पौंडीचेरी की ट्रीटी से पहले जो पुराने गवर्नर थे फ्रेंच के इंडिया में, डुप्लेक्स, उनको वापस बुला लिया गया और उनकी जगह पे गॉडियो केम इनटू इंडिया। गॉडियो डिड द ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी 1754-55 और उसके तहत लड़ाई खत्म। ठीक है, और यह तय हुआ कि फ्रेंच सपोर्टेड कैंडिडेट will rule in हैदराबाद and British supported candidate will rule in कार्नेटिक। तो क्योंकि ये कंपनी जो थी ना वो चाहती थी इंडियन रूलर्स के जरिए जो है वो टेरिटोरियल कंट्रोल बनाना, और ये चाहते थे इनको सपोर्ट करके जो है इन रूलर्स से परमिशंस हासिल करें फॉर बेटर ट्रेड। तो इसी के लिए उन्होंने ये किया था। इस समय तक these companies were not trying to control territories on their own, तो वो नहीं कोशिश कर रहे थे, बट वो चाहते थे कि जो भी रूलर बने वो उनके फेवर का हो। तो ये उस समय तक हो रहा था। ठीक है, तो ये 17 ठीक है। तो अगर हम देखें कार्नेटिक वॉर के ओवरऑल कॉजेज देख लेते हैं अब। एक्चुअली वैसे पहले थर्ड वॉर देख ले, फिर मैं आपको ओवरऑल कॉजेज पे ले आता हूं। पहले थर्ड वॉर को देख लेते हैं। ठीक है, थर्ड कार्नेटिक वॉर, और उससे पहले सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकेंड कार्नेटिक वॉर। ठीक है, सिग्निफिकेंस, पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में देखें तो एक चीज यहां पर, हाँ, एक पॉइंट में जो बताना भूल गया कि ऐसा कुछ हुआ था जो आपको यहां पे मुझे बता देना चाहिए, वो पहले एक बार ये देख लो कि मुजफ्फर जंग एक इंटरनल डिस्प्यूट में मारे गए। तो फ्रेंच को अगर कुछ सपोर्ट था सेकेंड कार्नेटिक वॉर के बाद कि उनका व्यक्ति मुजफ्फर जंग ही इज देयर, बट मुजफ्फर जंग वाज किल्ड इन अ लोकल डिस्प्यूट, और अब फ्रेंच को लगा हैदराबाद से भी उनकी पोजीशन खत्म हो जाएगी। बट इनके एक ब्रदर मौजूद थे, उनके एक भाई, जो ये कहते हैं कि ही वाज नॉट मेंटली दैट फिट, वो एक बच्चे के जैसा उनका दिमाग था। बट ब्रिटिश को लगा कि ये तो अच्छा है, इनको हम एक पॉकेट की तरह यूज कर पाएंगे, और कम से कम सांसें तो चल रही हैं इस व्यक्ति की, और हमारे लिए इतना ही अच्छा है। और उन्होंने सलाबत जंग को, फ्रेंच ने सलाबत जंग को बिठा दिया, और सलाबत जंग के जरिए फ्रेंच का कंट्रोल रहा किसके ऊपर, हैदराबाद के ऊपर। तो हैदराबाद पे सलाबत जंग बैठ गए और कार्नेटिक पे बैठ गए चंदा साहिब। ठीक है, सॉरी, कार्नेटिक पे बैठ गए मोहम्मद अली खान। जो ये मोहम्मद अली खान कौन है, ये ब्रिटिश सपोर्टेड है। तो कार्नेटिक में ब्रिटिश सपोर्टेड मोहम्मद अली खान, एंड हैदराबाद में सलाबत जंग जो फ्रेंच सपोर्टेड थे। ठीक है, अब यही आप इसके जो
सिग्निफिकेंस में भी देख सकते हैं सेकेंड कार्नेटिक वॉर के। पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस में देखें कि जो पोजीशन थी फ्रेंच की वो डेक्कन में कमजोर पड़ी थी, ठीक है, और फ्रेंच कुछ समय के लिए हैदराबाद पर कंट्रोल बनाने में सफल तो हो गए थे, ठीक है, पर दैट वाज ऑल ड्यू टू सलाबत जंग। सलाबत जंग ना होता तो शायद उनका वहां पर भी कंट्रोल ना एस्टैब्लिश होता, ठीक है। उसके अलावा बट दिस सेकेंड कार्नेटिक वॉर प्रूव्ड अनडिसाइसिव, इनकंक्लूसिव, ना कोई जीता ना कोई हारा, बिकॉज क्योंकि इन कार्नेटिक ब्रिटिश वर हैविंग अ होल्ड विद मोहम्मद अली खान as Nawab, and in Hyderabad with सलाबत जंग फ्रेंच वर हैविंग अपर हैंड। तो ये इक्वल फुटिंग वाली सिचुएशन थी दोनों के लिए, बोथ द साइड्स वर हैविंग इक्वल सिचुएशन, एंड ऑन दिस नोट द वॉर एंडेड विद ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। सो यहां से एक चीज निकल के सामने आई कि ब्रिटिश इस पॉइंट से पहले उनको ये फियर था कि फ्रेंच इज अ मोर स्ट्रॉन्गर पावर इन इंडिया देन ब्रिटिश, एंड फ्रेंच ने कई जगहों पर भी दुनिया भर में ब्रिटिश को पीछे रिसेंट लड़ाइयों में हराया था। बट यहां पर ब्रिटिश की जो सक्सेस थी उससे ब्रिटिश शायद कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि वी कैन डिफीट फ्रेंच फॉर श्योर। तो यहां से उनका कॉन्फिडेंस जो है वो आना शुरू हो गया था। नेक्स्ट वाज थर्ड कार्नेटिक वॉर। ये इवेंट चला 1757 से 1763 के बीच में, और यहां पर क्या हुआ कि अगर आप थोड़ा सा सीक्वेंस देखें, 1740 से लेके 1754 तक फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया वाज डुप्लेक्स, बट 1754 में उन्हें हटाया गया, उनकी जगह पे गॉडियो को लाया गया। डुप्लेक्स बहुत एग्रेसिव था, उसने कोई ट्रीटी नहीं की थी कभी भी ब्रिटिश से, इसीलिए उनको हटाया गया और एक डिप्लोमेसी में अच्छे व्यक्ति गॉडियो को लाया गया। गॉडियो ने ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी की ताकि समझौता हो जाए। गॉडियो लेकिन डिप्लोमेसी में ही अच्छे थे और वॉर स्ट्रेटजीज उनको नहीं आती थी। 4 साल तक उन्होंने बस डिफेंस किया। 1754 से 1758 तक गॉडियो रिमेन्ड एज फ्रेंच गवर्नर इन इंडिया, और इस समय पर फ्रेंच वर ओनली डिफेंडिंग देमसेल्व्स, कभी भी अटैक नहीं कर रहे थे। बट इन 1758 ही गॉडियो वाज रिप्लेस्ड बाय काउंट डी लाली। तो नेक्स्ट काउंट डी लाली आ गए 1758 में। अब ये जो आदमी 1758 में आया काउंट डी लाली वाज वेरी एग्रेसिव। उसको इंडिया भेजा गया था कि कुछ किले जीतने के लिए, जिसमें उसने फोर्ट सेंट डेविड जो मद्रास के नजदीक एक छोटा सा किला था उसको जाके कैप्चर कर लिया। उसको टास्क दिया था, ही कंप्लीटेड दैट, और उसके बाद ही बिकेम एरोगेंट। अपने जूनियर्स को और जो पहले से अपॉइंटेड जूनियर रैंक ऑफिसर्स थे उनको उसने जो है बेइज्जत करना शुरू किया कि यू पीपल आर फूल्स, ब्रिटिश आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, आई कैन डिफीट देम एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो उन्होंने उसने बोला मैं तो इनको कभी भी हरा दूंगा, मैं परखच्चे उड़ा सकता हूं इनके, लेकिन तुम लोगों के डरपोक रवैये की वजह से आज तक इंडिया में ब्रिटिश जीतते आए। तो ये उनको कहना शुरू कर दिया। लेकिन इसी पॉइंट पर अगर आप ध्यान देंगे तो इन 1 year अर्लियर एन इवेंट, बैटल ऑफ प्लासी, ब्रिटिश को बहुत पैसा नसीब हुआ था बंगाल से, और बंगाल से उनको रेगुलर रेवेन्यू जनरेशन भी होने लगा आफ्टर 1757 बैटल ऑफ प्लासी। तो उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन लगातार इंप्रूव हो रही थी और दे वर गेनिंग ग्राउंड्स डे बाय डे। इस बात का जूनियर रैंक फ्रेंच ऑफिसर्स को पता था। उन्होंने काउंट डी लाली को, जो उनके गवर्नर थे, उनको समझाने की कोशिश भी की कि सर इट इज नॉट इजी टू डिफीट फ्रेंच नाउ और ब्रिटिश नाउ, क्योंकि उनके पास बंगाल में भी कंट्रोल आ गया है कुछ टेरिटरीज का, और वहां पर उनको एक बड़ा खजाना भी हासिल हुआ है और बहुत पैसा भी उनके पास लगातार आने लगा है, रेगुलर इनकम आने लगी है। बट इसके बाद भी काउंट डी लाली ने उनकी बात नहीं सुनी, एंड ही स्टार्टेड एग्रेसिवली अटैकिंग ब्रिटिश एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसने हमला करना शुरू किया, पर वो जो लाली की अर्ली सक्सेस थी और उसका रूड बिहेवियर और उसके रॉन्ग डिसीजंस, साथ में शॉर्टेज ऑफ फंड्स, ये सब फ्रेंच के लिए घातक साबित होने वाला था।
तो फ्रेंच के लिए प्रॉब्लम्स होने वाली थी ड्यू टू काउंट डी लाली, क्योंकि उसने अपने जूनियर्स की बात नहीं सुनी। जूनियर्स कह रहे थे कि हम रिजर्व फोर्सेस बुलवा सकते हैं मॉरिशियस से और सीशेल्स से, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने अपने दम पे लड़ने की कोशिश की, बट ही वॉज डिफीटेड एट डिफरेंट लोकेशंस। तो ब्रिटिश ने बंगाल से आके नॉर्दर्न सरकार के रीजन्स को भी कैप्चर करने की कोशिश की और उनको भी अपने कब्जे में लेना शुरू किया, जहां पर कुछ अच्छे रीजन्स थे। और फाइनली इन बैटल ऑफ वेंडिबॉस 1760 ब्रिटिश डिफीटेड फ्रेंच and gave them a big blow. More than 500 French soldiers were taken captive by British. तो 500 से ज्यादा जो सोल्जर्स थे उन्हें अंग्रेजों ने बंदी बना लिया। अब जब वो बंदी बन गए, then British were having upper hand in this war. After 2.5 years in 1763, French were forced to do a treaty called Treaty of Paris 1763, और इसके जरिए फाइनली फ्रेंच वर फोर्स्ड टू लीव इंडिया एंड उनको अपनी सारी मिलिट्री सेटलमेंट्स भारत से उठानी पड़ गई थी। सिर्फ ब्रिटिश ने इस ट्रीटी के जरिए यह अलाउ किया कि आप पौंडीचेरी के अंडर माहे, यनम और कराईकल की टेरिटरीज अपने पास रख सकते हैं, और वहां पर भी आप कोई मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स नहीं रखेंगे, आप उन्हें सिर्फ ट्रेडिंग पोर्ट की तरह इस्तेमाल करेंगे, और यू विल नॉट डिस्टर्ब ब्रिटिश फर्दर। और ये प्रॉमिस के साथ फ्रेंच लेफ्ट इंडिया एंड दे वर हैविंग जस्ट फ्यू टेरिटरीज लाइक पौंडीचेरी एंड माहे, यनम एंड कराईकल। ठीक है, और वहां पर भी दे कुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मिलिट्री और एनी काइंड ऑफ फोर्सेस। तो इसी वजह से ये कह सकते हैं आप कि यहां से एंग्लो फ्रेंच राइवलरी जो थी उस पर कर्टेन्स डल गए। ठीक है, तो दिस वाज थर्ड कार्नेटिक वॉर। ठीक है, अब थर्ड कार्नेटिक वॉर की सिग्निफिकेंस क्या है कि आफ्टर दिस वॉर फ्रेंच वाज फाइनली डिफीटेड एंड दिस वाज डिसाइसिव बैटल। और इसके बाद एंग्लो फ्रेंच राइवलरी नेवर ग्रू दैट स्ट्रॉन्ग इन इंडिया बिकॉज फ्रेंच नेवर केम बैक फॉर एस्टैब्लिशिंग मिलिट्री कंट्रोल इन इंडिया। ठीक है, तो इसी वजह से यहां पर ये डिसाइसिव साबित हुई। ठीक है, अब आगे मैं आपको कॉजेज बता रहा था, तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि कॉजेज क्या थे कार्नेटिक वॉर के। ठीक है, तो पहला इंपीरियल राइवलरी, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में इंपीरियल राइवलरी थी, और मुगल्स वर ऑन द वर्ज ऑफ डिक्लाइन। सो फ्रेंच एंड ब्रिटिश ये दोनों ये उम्मीद कर रहे थे कि मुगल लॉस पे दे कैन टेक कंट्रोल ऑफ टेरिटरीज ऑफ साउथ इंडिया। ठीक है, बोथ साइड्स वांटेड कंट्रोल ओवर ट्रेड ऑफ साउथ इंडिया। तो दोनों ही चीजें हो गई, मुगल डिक्लाइन पर कैपिटलाइज करना चाहते थे और ट्रेड को कंट्रोल करना चाहते थे। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के रास्ते खुल गए थे। ठीक है, ड्यू टू द वेकेंट पोजीशंस ऑफ निजामशिप ऑफ हैदराबाद एंड नवाबशिप ऑफ कर्नाटक। ठीक है, तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी पॉसिबल हुआ। एंड इन दीज वॉर्स whenever European troops fought an Indian troop, every time European troops defeated Indian troops। और ये पता लगा कि भाई यूरोपियन ट्रूप्स आर फार बेटर, और यहां से यूरोपियन इंटरवेंशन इन इंडियन मैटर्स जो है वो लगने लगा कि दिस इज अ पॉसिबिलिटी एंड दे कैन मेक गेन्स आउट ऑफ इट। ठीक है, तो ये थे कॉजेस। अब आगे इंपैक्ट ऑफ कार्नेटिक वॉर, वही कार्नेटिक वॉर्स ने ब्रिटिश सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश कर दी पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एंड नो अदर ट्रेड कंपनी वाज लेफ्ट इन इंडिया आफ्टर दिस लॉस, बिकॉज जो बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर्स थी जैसे पोर्चुगीज को ब्रिटिश उनके साथ तो अलायंस बना चुके थे। ठीक है, एंड पोर्चुगीज वर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग बाय दिस पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे वर रिस्ट्रिक्टेड टू गोवा, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली। उसके अलावा डच 1759 में एक बैटल हारे थे, बैटल ऑफ बेदारा, एंड दे वर फोर्स्ड टू लीव इंडिया। एंड 1763 तक ट्रीटी ऑफ पेरिस करके फ्रेंच वर आल्सो फोर्स्ड टू लीव इंडिया विद a handful of settlements where they could not have any kind of military। ठीक है, तो ब्रिटिश सुप्रीमेसी एस्टैब्लिश हो गई थी। ब्रिटिश यहां पर कार्नेटिक
और हैदराबाद दोनों जगह अपनी डोमिनेंट पोजीशन बनाने में सफल हुए थे और दे वर नाउ हैविंग इकोनॉमिक मोनोपोली ओवर साउथ इंडियन पोर्ट्स। ठीक है, तो ये हुआ इसका इम्पैक्ट। और मुगल डिक्लाइन जो है वो यहां से और ज्यादा हुआ एंड उसके बाद से फिर जो हैदराबाद के जो लोकल डिस्प्यूट्स थे उसमें और ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गई ब्रिटिश की। ठीक है, और यूरोपियन राइवलरीज जो है वो अब इंडिया में खत्म हो गई एंड दे वर शिफ्टेड टुवर्ड्स कैरिबियन आइलैंड्स एंड अदर प्लेसेस ऑफ अफ्रीका। तो ये हुआ वहां पर। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट कार्नेटिक वॉर्स। मैंने आपको यहां समझाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऑल्दो इसमें इंडियन रूलर्स भी इन्वॉल्व थे, बट इट वाज प्राइमरली अ फाइट बिटवीन टू राइवल यूरोपियन कंपनीज, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड this proved decisive or French were forced to leave India with a handful of settlements in India. Right? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे। जय भारत जय।